गुड आफ्टरनून। आप लोग के लिए तो खुशी के समाचार हो गए, आपकी एग्जाम पोस्टपोन हो गई है कि नहीं? ठीक है। सो और ज्यादा पढ़ाई हो सकती है। बोथ द इन बोथ द कंटेक्स्ट इट इज ट्रू। ज्यादा न्यूज पढ़ने पड़ेंगे वो भी है, और ओवरऑल ज्यादा पढ़ने के लिए मिलेगा वो भी है। ठीक है। क्लैट पोस्टपोन हो गई आई गेस। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट क्लैट गाइस। ओके, माय बैड। आई शुड हैव स्पोक दैट। ठीक है। सारी एग्जाम पोस्टपोन हो गई, क्या बात है। वो तो और अच्छी बात है। हाँ, तो अच्छी बात है, सारी एग्जाम पोस्टपोन। मैंने सिर्फ क्लैट के बारे में पढ़ा था। ठीक है। ओके, देखो, देर आर सम न्यू स्टूडेंट्स, तो मैं बता देता हूं कि देखो, बाकी सबके लिए भी जब मैं कुछ भी बता रहा हूं, जब भी मैं कुछ पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तब सिर्फ मुझे सुनना। ठीक है, क्योंकि मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसके लिए। ठीक है। एक बार मेरा बोलना खत्म हो जाए, बाद में आराम से लिखना। ठीक है। डोंट डू दिस मल्टीटास्किंग। आई नो यू आर नॉट गुड एट इट। ठीक है। सो मैं अभी से कह रहा हूं, जब मैं बोल रहा हूं तब कुछ मत लिखना, सिर्फ सुनो। बिकॉज देखो क्या होता है, सम टॉपिक्स मैं आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऐसे ही बोल के बता देता हूं। ठीक है। तो वो आपको सुनना जरूरी है। हर एक चीज पीपीटी में नहीं आ सकती, समझ रहे हो? कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, मतलब कुछ कमेंट होती है, तो मैं बता देता हूँ कि ये क्यों है, ये क्यों है। ठीक है। तो फिर आप लोग कुछ करना मत तब। ठीक है। चलो शुरू करते हैं। ओके, नॉन परफॉर्मिंग असेट क्या होता है भाई? सपोज आपने लोन ले लिया 5 लाख रुपए का, तो हर महीने इंटरेस्ट देना होता है 5 लाख रुपए का। तो जब तक आप 6 महीने तक प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों नहीं देते हो, तब बैंक में वो चीज हो जाती है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट। ठीक है। फॉर 6 months इफ यू आर नॉट पेइंग principal or interest, the loan becomes NPA. Loan is the avenue from which bank generates their profits. अगर लोन्स रीपे नहीं होती है तो बैंक लॉस में जाता है। पता चला? इंडिया हैज अ हाई प्रॉब्लम, और आई वुड से वी आर अ वेरी स्ट्रेस बैंक्स। व्हाई? हमारे वहां पे हीरे हीरे जड़ित लोग रहते हैं, हीरे जड़ित लोग, गोल्ड स्टडेड पीपल। नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी। तो ये लोग क्या करते हैं, मस्त मस्त पार्टी रखते हैं तो पैसे उड़ा देते हैं और बिजनेस नहीं करते, तो उनकी लोन क्या हो जाती है? एनपीए हो जाती है। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, ये तो बेचारे 3-4 गिन के जिसके नाम मेरे को आए उनके बोले मैंने। ठीक है। सो टू मेक बैंक्स मोर एफिशिएंट, गवर्नमेंट इन 2022 बजट, मतलब 1 महीने पहले उन्होंने बोला था, और उसके पहले के बजट में भी बोला था, दैट वी विल क्रिएट अ स्पेशल टाइप ऑफ बैंक विच आर कॉल्ड बैड बैंक्स और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये बैड बैंक्स जो होते हैं, एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये क्या करती है? बैंक ऑफ बड़ौदा जाएंगे ये लोग, और उनके जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं वो खरीद लेंगे, एंड दे विल ट्राई टू सेल इट फॉर प्रॉफिट और एट अ लेसर लॉस। क्या करेंगे? आइदर दे विल ट्राई टू सेल इट एट अ प्रॉफिट, और इवन इफ इट्स इन लॉस, देन अ लिटिल लेस कॉस्टली। ठीक है। तो अगर घाटा हो गया कुछ बेचते बेचते इन बैड बैंक्स को, तो उनको पीछे सपोर्ट कौन देगा? द आंसर इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यूनियन कैबिनेट ने कितने पैसे अलॉट किए हैं इस काम के लिए? 30,600 करोड़ रुपए। ठीक है। सो दैट दे कैन बैक सिक्योरिटी इश्यूड बाय दिस बैड बैंक्स। पता चल गया गाइस हाउ द होल सिस्टम वर्क्स?
Okay, now moving ahead, two entities are created by government. One is NARCL, नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी. ये लोग एक ही काम करेंगे. इनका काम ये है बैड बैंक्स खरीदना, बैड लोन्स खरीदना. एनएआरसीएल क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ बैड लोन्स जो है उसे खरीदेगा. और उसे बेचेगा कौन? तो उसके लिए दूसरी एंटिटी है जिसका नाम है IDRCL, इंडिया डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी. क्या लिखा है? दे विल ट्राई टू सेल दिस असेट्स. ओके, कितने करोड़ का हम बैड लोन खरीदेंगे? 2 लाख करोड़ का खरीदेंगे. जो एनपी है वो किससे खरीदेंगे? पब्लिक सेक्टर बैंक से, कमर्शियल बैंक से. ठीक है, कमर्शियल बैंक से खरीदेंगे. और ये जो NARCL है वो किसकी ओनरशिप होगी? 51% ओनरशिप बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स. ठीक है, लिख लो गाइस. These are some important institution announced in this budget and the budget before it. Okay, we will be covering 3 to 4 in the coming lectures. Any doubt in this? Go ahead, अभी लिख लो आराम से. सब कुछ नहीं लिखना है. लास्ट टाइम आई शोड यू हाउ इंफॉर्मेशन हैज टू बी रिटन इन अ क्रिप्स फॉर्मेट. वेरी इंपॉर्टेंट. अनमोल, उर्जित पटेल के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है और मैं ऑलरेडी वो कवर कर चुका हूं. एशियन इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड में उनकी जो अपॉइंटमेंट हुई है, पुराने लेक्चर्स देखोगे आपको मिल जाएगा वो. ठीक है, एंड एज सच AIIB इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन. ठीक है, सो व्हाट इज इट, हाउ इज इट, वो मैं पढ़ा चुका हूं पूरा. इंडिया जापान प्राइम मिनिस्टर में इंपॉर्टेंट. यस, डेफिनेटली. Any head of the state visiting India is important. जब रशियन प्रेसिडेंट आए थे तब भी मैंने पढ़ाया था. अभी ये जो नए हीरो आए हैं जापान के, उनके बारे में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. खुशी, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. ये कॉस्मोनॉट तो आते जाते रहते हैं ISS पे. ठीक है, वो उनका रोज का काम है. कभी गए कभी आए, कभी गए कभी आए. ठीक है, ओके गाइस, एवरीबॉडी लिख लिया? ठीक है, स्वयं यार थोड़ा जल्दी लिख यार. चलो, लिख लिया? लेट्स गो अहेड. ओके, सी द मैकेनिज्म दैट आई टॉक्ड अबाउट वो यहां पे लिखा है. अब एक बार पढ़ लो. NACL क्या करेगा? परचेसेस बैड लोन्स फ्रॉम द बैंक. It will pay 15% of agreed prices and remaining 85 when they will earn some profits from this purchase of the loans. ठीक है, the guarantee is extended for a period of 5 years. ठीक है, सिर्फ पढ़ लो, आपको एक चीज पता चले इसके लिए लिखा है. ठीक है, ऑलरेडी ये मैं पढ़ा चुका आपको. Guys, can you tell me why government wants to do this particular thing? What is the reason behind buying these things? अगर आपको questions में पूछे what are the advantages of this institution, तो आप लोग क्या कहोगे?
ओके, गुड स्वयं, गुड. देखो गाइस, बैंक्स आर असेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ फाइनेंशियल सिस्टम. अगर बैंक के पास ही पैसा ना हो बिकॉज ऑफ बैड लोन्स, तो व्हाट विल द बिजनेसेस डू? ठीक है, बिजनेसेस पैसा कहां से लाती है? बैंक के पास से लाती है. लेकिन अगर बैंक ही एनपीए में चल रही है ज्यादातर, then it will be a huge problem for businesses to expand. You cannot get money from banks, so ease of doing business खराब हो जाता है. इवन आपका जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है, इंसॉल्वेंसी मतलब किसी चीज को बेच के उसमें से पैसा जनरेट करना, वो भी काफी टफ रहता है. So this particular institution will help us to reduce insolvency or to make insolvency process faster, to reduce bad loans and to make banks profitable. अगर आप बैड लोन खरीदोगे तो बैंक को आप पैसा तो दोगे, ठीक है, तो बैंक को जो पैसा नहीं मिल रहा था बिकॉज ऑफ द बैड लोन्स, वो मिलने लगेगा. Am I clear what are the profits for this? It is important for the economic stability overall. Your banks has to do well so that business can expand. Okay? लेकिन अगर बैंक वापस सेटिंग करके विजय माल्या के बेटे को ही लोन ले देगी तो ये नहीं होगा, ठीक है. सो यू हैव टू बी स्मार्ट व्हाइल लैंडिंग, ठीक है. लेट्स गो देन. ओके, पहले मेरी बात सुनना. द ओल्ड स्टूडेंट्स हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन. व्हाट इज ब्लू कार्बन? The old students, because I have already taught you the various type of hydrogen. तो उसमें से blue hydrogen क्या है? Come on guys. I expect any one of you to answer. What is blue carbon? Yes, very good. मैं पिक्टोग्राफिक वे से पढ़ाया था वो. आई स्टिल रिमेंबर. आई बॉट अ फोटोग्राफ so that you can get a better idea. During the process of generation of hydrogen, if there are some greenhouse gases generated, but the generated greenhouse gases are captured by the ocean and its ecosystem, then it is called as blue carbon. Okay? And what did I spoke about green hydrogen? Green hydrogen क्या होता है? What is green hydrogen? Siddhant, you are wrong here. Try to understand. Every hydrogen is formed by splitting of water. But for that thing to be done, you need energy. Now we have to make sure that that particular energy is coming from clean source. So basically, green hydrogen is generated when the splitting of water is done by energy which is renewable and not greenhouse gas emitting energy. For an example, solar energy, wind energy. अगर आप वहां से एनर्जी लेके हाइड्रोजन को जनरेट करते हो तो बेसिकली देयर इज नो कार्बन फुटप्रिंट, नो कार्बन इज एमिटेड. इट इज द ग्रीनेस्ट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन. एम आई राइट और रॉन्ग? अंडरस्टूड everybody? Even the new students should get this. I am explaining in a very simple way. Okay, so please make sure you know black carbon क्या है, black hydrogen क्या है, and also what is brown hydrogen. That will be your homework. I have already taught this before. Okay, but now let us understand what is the government's vision regarding hydrogen energy. Okay, so government came out with National Hydrogen Mission. This is a few important information about hydrogen. It is the lightest and the first element on the periodic table.
its weight is less than air, ठीक है. सो वो बहुत ही जल्दी डिस्पर्स हो जाता है, ठीक है. इट राइजेस इन द एटमॉस्फेयर and it is rarely found in its pure form of H2. Okay, it is a non-toxic, odorless, tasteless, colorless and highly combustible diatomic gas. Highly combustible मतलब highly combustible का मतलब क्या होता है? हे भगवान. Yes, there is a high probability that it will catch fire. Yes, very good guys, very good, very good. ठीक है. हाइड्रोजन फ्यूल इज अ जीरो एमिशन, मतलब अगर आप हाइड्रोजन फ्यूल को यूज करते हो टू प्रोवाइड एनर्जी, इट इज बर्न्ड विथ ऑक्सीजन बट इट इज क्लीन, इट इज वेरी क्लीन, इट डजंट एमिट ग्रीन हाउस गैसेस. ठीक है, समझ रहे हो? ओके गाइस, शुड आई गो अहेड? देख लो, पढ़ लो. ओके, इट इज अ वेरी गुड एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी. It is just like Tony Stark, that how he gets his energy, which is very clean. So hydrogen is one such energy. Okay, let's go ahead. What are the objectives that government is trying to achieve? To focus on generation of hydrogen from green power sources. That means government is focusing on green hydrogen. Okay, and we are trying to convert our economy in a hydrogen economy. That means we shall use in future more hydrogen. India's ambitious goal 175 gigawatt by 2020. ठीक है, उसमें से 1500 करोड़ किसके लिए रखा है? फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एंड नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए. ठीक है, व्हाट बेनिफिट्स विल इंडिया हैव? It will help us to achieve our Paris Agreement. Paris Agreement कब हुआ था? 2015 में, COP21. You remember guys, COP21. Okay, the landmark, for namesake at least, for the landmark meeting on climate change in Paris. Okay, write down, लिख लो. You know what Nitin Gadkari said? That India in future will run on 100% methanol. Sorry, ethanol, my bad, ethanol. So we will in future use energy from ethanol because it is again a clean form of energy, a better form of energy, much more efficient energy. Okay? Write it down guys. Any doubts? Am I clear? Can you tell me which judge is representing India right now at ICJ? His name is in the news because India, you know what he did. Okay, what is his name? Very good guys, Dalvir Bhandari. Okay, what's the headquarter? The Hague, Netherlands. Okay. What is the term of a judge when he gets elected at the ICJ? 9 years. 9 years. 9 years, guys. Okay. Very good. I will be covering ICJ in detail in next lecture. Okay. Okay guys, done with this. Everybody. Okay, let's go ahead then. A very important. देखो, पहले मेरी बात ध्यान से सुनना कि ब्रिक्स क्यों पढ़ा रहा हूं वापस. Recently, there have been articles in news that
इट इज क्या कहेंगे कि इंडिया is not speaking against Russia, even though Russia has violated New Delhi Declaration of BRICS, which was signed in 2021. पता चला बैकग्राउंड क्या है ब्रिक्स पढ़ने का आज. That even though the BRICS country in New Delhi Declaration spoke and said that any kind of dispute between two countries should be solved through the way of diplomacy rather than using force. So people are criticizing, and some people are criticizing that India is doing what? Hypocrisy. Like once they have written agreement कि ऐसा नहीं करने का है, but still they are not speaking anything against China. ठीक है? So that is the reason we are studying BRICS today. And BRICS as such is a very important organization. So let us understand that in 2001, a British economist, Jim O'Neill, he coined the term BRIC. सिर्फ BRIC बोला था उसने. साउथ अफ्रीका का S नहीं था. He just talked about BRIC, B-R-I-C. He said that these countries in future will dominate the global economic scenario. क्या dominate करेंगे? Economic scenario. Understood, guys? So the first meeting of BRICS foreign minister occurred in 2006. South Africa was invited to BRICS in December 2010. After 2010, it became BRICS. Okay. The BRIC represent 5 of the largest developing countries. ठीक है, लिख लो. And India was the chair in 2001. This is very important. ठीक है, because ये पिछले साल की बात है, मतलब 3 महीने पहले की बात है. लिख लो. India was the chair, means chairman थे हम in the BRICS meeting that was held in New Delhi. लिख लो इतना. Then we will go ahead. ये थोड़ा डिटेल में पढ़ना है आज. ठीक है, पहले इतना लिख लो. देखो अनमोल, कैसी छोटी सी गलती हो रही है आपसे. प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स मार्को स्ट्रोजो थोड़ी ना है, वो तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के हैं. आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम स्पीकिंग? बहुत छोटी गलती है, लेकिन एक मार्क चला जाएगा ऐसे में. ठीक है, मार्को स्ट्रोजो इज द प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स बैंक, विच इज ऑल्सो नोन एज न्यू डेवलपमेंट बैंक नाउ. ठीक है, हाँ मोदी जी जाएंगे ना, बहुत टाइम से नहीं गए घूमने, जाएंगे, चाइना जाके आएंगे. और वैसे भी ब्रिक्स की समिट मीटिंग है तो अटेंड तो करनी पड़े ना यार अपने को. Okay guys, everybody, should I go ahead? Okay. So ये मीटिंग पिछले साल जब हुई थी, तब the most important issue was of course COVID, and the other thing was Afghanistan. So even intra-Afghanistan talks were tabled on the BRICS meeting. Okay. सिर्फ पढ़ना, एक बार अच्छे से पढ़ना, न्यूज़पेपर का कटिंग है that what were the important talks that occurred in BRICS meeting. Okay. Recently, the Prime Minister chaired the annual summit of BRICS, which was held virtually. क्या बातें की सबसे पहले? Reforming multilateral system. This was the first time that the BRICS nations spoke that ये यूनाइटेड नेशंस है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, दे रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ वेस्ट, दे डोंट रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज. सो दिस मल्टीलेटरल सिस्टम्स, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक्स, they have to be reformed. They speak and spoke the same on United Nations Security
Council reforms, that even the United Nations Security Council should reform itself. Okay. The other thing, space and climate cooperation. ठीक है कि we should utilize the space and its good technologies to make human life better. We all should work together for the implementation of Kyoto Protocol and Paris Agreement. Kyoto Protocol and Paris Agreement are under the aegis of United Nations Framework for Climate Change, UNFCCC. ठीक है, इंक्रा ब्रिक्स ट्रेड बढ़ाने की बात की, एंड ऑल्सो द न्यू डेवलपमेंट बैंक्स के जो 3 मेंबर है उनको ऐड किया, बांग्लादेश, यूएई, यूरुगे. लास्ट टाइम हमने इसके बारे में बात की थी, आई होप यू रिमेंबर गाइस. ठीक है, लिख लो, जस्ट राइट डाउन द की पॉइंट्स. दिस समिट इज इन न्यूज बिकॉज ऑफ द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, जो इसके बाद की पीपीटी में आएगा. ठीक है, सो वी शुड बी रेडी विद दिस. अच्छा हुआ आप सबका 12th स्टैंडर्ड खत्म हो गया. ठीक है, वरना आपका कोर्स बहुत बढ़ गया है यार गुजरात में. जिसको पता होगा उसको पता चल जाए. ठीक है, मतलब अभी 12th खत्म हो गया ना, अब नया कोर्स नहीं आएगा आपके लिए. ठीक है, तो नेक्स्ट साल के बच्चों के लिए आएगा. हाँ, तो ऋषित तेरे को पढ़ना पड़ेगा नया नया चीजें. ठीक है, किसको पता चला? तो अच्छी बात, न्यूज पेपर पढ़ते होता है. ठीक है, ओके गाइस, एवरीबॉडी डन विद दिस? शुड आई गो? इधर थियरम याद नहीं रहते और लोगों को क्या क्या है. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. एवरीबॉडी लेट्स गो. ओके, अडॉप्टेड दिल्ली डिक्लेरेशन. दिल्ली डिक्लेरेशन में क्या बातें की है? सेम, रिफॉर्म द मल्टीलेटरल सिस्टम्स इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स. ठीक है, दे ऑल्सो इंक्लूडेड intra-Afghan dialogue, stability in Afghanistan. Inclusive intra-Afghanistan dialogue means they urged the Taliban that you should include the local Afghanistan people in talks and in forming the government. ठीक है, लिख लो. And remember the main thing that I talk about Delhi Declaration, that any kind of disputes between the countries should be solved through the ways of diplomacy rather than using force. So the people are commenting right now that Russia has used force, and even though India is a signatory to Delhi Declaration, India is not sanctioning Russia. ठीक है, तो ये थोड़ा इश्यू है, लिख लो. Yes, Drishti. Very good, Drishti. Yes, there is a different Delhi Declaration which is associated with Central Asian Summit. और ये भी याद रखना that there are 2 different type of Central Asian. एक है Central Asia Conference
और दूसरी है सेंट्रल एशिया समिट। किसको याद है? आई स्पेसिफिकली टोल्ड द डिफरेंस बिटवीन दिस टू थिंग्स। आई होप जो पढ़ चुके हैं उनको ये याद हो, ठीक है। ओके, सार्क का हेडक्वार्टर कहां पे है? अब भी पता चल जाएगा। वेरी गुड ऋषित, गलत आंसर है। वेरी गुड गाइस, ऐसे होने चाहिए आंसर्स। सार्क का हेडक्वार्टर इज इन काठमांडू, ठीक है, काठमांडू, नेपाल। ओके चलो, नोबेल प्राइज किसके नाम के ऊपर रखा गया है? अल्फ्रेड नोबल, ठीक है, वेरी गुड। एंड ही इन्वेंटेड व्हाट? चलो गूगल कर लेना, ठीक है भाई। कोई न्यूक्लियर एनर्जी बता रहा है, कोई एटम बॉम्ब बना रहा है। अगर एटम बॉम्ब अल्फ्रेड नोबल ने बनाया था तो ओपनहाइमर क्या कर रहा था? गाइस डायनामाइट, ठीक है, डायनामाइट, यस डायनामाइट, ठीक है। एटम बॉम्ब किसने बनाया? ओपनहाइमर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इन द सेम वे अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड विच इज कॉल्ड द नोबेल ऑफ द ईस्ट, उसका नाम क्या है? गाइस कम ऑन, वेरी सिंपल आंसर, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है, यस वेरी गुड। सो लेट अस स्टडी अबाउट दैट। Raymond Magsaysay Award was established in 1957. It is an annual award. मतलब हर साल ये अवार्ड्स दिए जाते हैं टू 5 पीपल, 5 जनों को, ठीक है, 5 पीपल और ऑर्गेनाइजेशंस। It is instituted in the memory of the third president of Philippines, Ramon Magsaysay, ठीक है। एवरी ईयर इंडिविजुअल को दिए जाते हैं या ऑर्गेनाइजेशन को दिए जाते हैं who work in Asia for the transformation of Asian societies, ठीक है। अगर अवार्ड दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो कोई बैकिंग भी तो होना चाहिए, ठीक है। तो कौन है ट्रस्टी इसका? द रॉकफेलर ब्रदर्स फंड बेस्ड इन न्यूयॉर्क सिटी। कौन देता है? ट्रस्टी कौन है इस अवार्ड्स के? द रॉकफेलर ब्रदर्स ऑफ न्यूयॉर्क सिटी इन द कॉन्करेंस विथ फिलिपाइन गवर्नमेंट्स, ठीक है। ये कब दिया जाता है? अगस्त 31 को, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मैग्सेसे। लिख लो। एंड डोंट डिस्कार्ड बाय थिंकिंग दैट ऐसा कौन पूछेगा। आपको लास्ट ईयर गांधी पीस प्राइज के ऊपर कैसे क्वेश्चंस पूछे थे? आई होप सबको याद होगा और सबको पता होगा, ठीक है। सो डोंट टेक दिस काइंड ऑफ व्यू, दिस न्यूज इन अ लाइटर टोन, ठीक है। हर एक न्यूज इंपॉर्टेंट होता है, लिख लो। नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगा आपको इंदिरा गांधी पीस प्राइज, ठीक है। आज रेमन की बारी। Which is the last Indian to won this award? लास्ट में कौन सा इंडियन है जिसने अवार्ड जीता था? अर्नब गोस्वामी। अरे नहीं, उसको अवार्ड तो इंडिया की गवर्नमेंट देगी। रवीश कुमार, माय बैड, ठीक है, रवीश कुमार, ठीक है, 2019 रवीश कुमार। एंड द फर्स्ट इंडियन टू गेट दिस अवार्ड इज विनोबा भावे। What is विनोबा भावे फेमसली एसोसिएटेड विथ? कौन से मूवमेंट के साथ उनका नाम लिया जाता है? बुदान मूवमेंट। वेरी गुड गाइस, ठीक है। ओके, हो गया गाइस, शुड आई गो अहेड?
एवरीबडी रिटर्न। अर्नब को भी मिलेगा, उसको मैंने सोचा है उसको पद्म विभूषण तक मिल जाएगा उसको फ्यूचर में, गारंटी गारंटी। मेरे उसको मिलेगा तब मेरे को याद करना, पद्म भूषण तक मैंने उसको रखा है, वो मिलेगा मैं जानता हूं, ठीक है, गारंटी। चलो आगे चलते। ये 4 जन है, इनको अवार्ड मिला है फिरदौसी कादरी अफोर्डेबल वैक्सीन के लिए। शी बिलोंग्स टू बांग्लादेश। रॉबर्टो मलोन फिलीपाइंस टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट सस्टेनेबल फिशिंग इन द फिशिंग कम्युनिटी। उनको दिया गया है। मोहम्मद अमजद साकिब। सारे के सारे टेररिस्ट नहीं होते, ऐसे पढ़े लिखे लोग भी होते हैं पाकिस्तान में, ठीक है, कुछ कमीने होते हैं, ठीक है। पॉवर्टी एलिवेशन विजनरी, ठीक है। एंड स्टीवन म्यूनसी, ही इज अ ह्यूमैनिटेरियन पीस बिल्डर। एंड द 5th इज एन ऑर्गेनाइजेशन गाइस, वॉच डॉग नाम है उसका, ठीक है। इट इज वर्किंग इन इंडोनेशिया टू डू इम्पार्शियल जर्नलिज्म, ठीक है, इम्पार्शियल जर्नलिज्म के लिए, ठीक है, लिख लो। कैन यू टेल मी एनी अदर इंडियन जिनको ये मिला है अवार्ड? और कोई? वॉच डॉग बहुत सारे, बट मदर टेरेसा उनको भी ये मिला है, ठीक है गाइस, सो रिमेंबर दिस। वर्गीस कुरियन उनको भी मिला है। जयप्रकाश नारायण, ठीक है। सत्यजीत रे को भी मिला है। MS स्वामीनाथन को मिला है, ठीक है। इला भट्ट अहमदाबाद से है, ठीक है, उनको मिला है। ओके गाइस, हम केजरीवाल, अरुण शोरे, बाबा आमटे, ठीक है। ये अवार्ड मैंने जो लिस्ट देखा है उसके हिसाब से मुझे लगता है काफी डिजर्विंग लोगों को मिलता है, ठीक है। टियान सेशन को मिला है, ठीक है, गुड वन। चलो लेट्स गो अहेड गाइस, हो गया सबका। ओके लेट्स गो। देखो ये फोटो आप लोग है ना रट्टा मार लेना। मेरा पर्पस ये है आपको ये फोटो दिखाने का कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं फॉर योर एग्जामिनेशन आफ्टर अंडर ग्रेजुएट, मतलब फॉर अंडर ग्रेजुएशन। तो कभी काफी सारे आंसर क्वेश्चंस को दे एसोसिएटेड इट विथ बिकॉज ऑफ डूइंग दिस विथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विल बी अचीव्ड। समझ रहे हो? सपोज आपको ऐसा दिया गया हो कि हाइड्रोजन एनर्जी यूज करने से कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव होगा, तो अगर आप देखोगे तो लुक एट 13 नंबर एंड 7 नंबर, इट डील्स विथ अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी। तो अगर आप हाइड्रोजन यूज कर रहे हो तो इट इज अ क्लीन एनर्जी और नॉट, हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? एंड एट द सेम टाइम हाइड्रोजन एनर्जी यूज करने से ग्रीन हाउस गैस एमिट नहीं होंगे, तो क्लाइमेट चेंज में वो मदद करेगा कि नहीं करेगा? लुक एट 13 नंबर क्वेश्चन। अंडरस्टूड गाइस? सो क्वेश्चंस मैंने काफी सारे देखे ऐसे थे, सो आई थॉट कि ये आपको आज दिखा देते हैं और एटलीस्ट पढ़ा देते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कब अडॉप्ट किए गए थे? इट वॉज अडॉप्टेड इन 2015 एट द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है। और उसे क्या कहते हैं? एजेंडा 2030।
एजेंडा 2030 में देयर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, ठीक है। आफ्टर मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स जब कंप्लीट हुए उसके बाद क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अंडरस्टूड गाइस? आफ्टर एमडीजी किसकी बारी आई, एसडीजी का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कब आए, इन 2015 में, ठीक है। मत पढ़ना स्वयं, यू विल गो क्रेजी। देर आर मोर देन इंडिकेटर्स, अगर आप देखने जाओ ना इसके 17 के, इट इज क्लोज टू 200 पैरामीटर्स, सो डोंट डू दैट। ये 17 आने चाहिए, वो मैं डेफिनेटली कह रहा हूं, अभी से कह रहा हूं, इसके लिए आज पढ़ाया। आफ्टर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ क्वेश्चंस मुझे लगा कि नहीं, ये 17 पढ़ने चाहिए हमें, ठीक है। देख लो, फोटो खींच लो। और इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट निकालती है इंडियन गवर्नमेंट, वो हम पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट अपना खुद का रिपोर्ट निकालती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर। आपको पता ही होगा रिपोर्ट्स और रैंकिंग के क्या इंपॉर्टेंस है एग्जाम में, ठीक है। पहले ये देख लो, पढ़ लो। आपने भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे इन एनी ऑफ द मॉक्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। इसके लिए यस गाइस, ओके एवरीबॉडी, शुड आई गो अहेड? ओके, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स नेक्स्ट टाइम बहुत रिसेंट होती है ना, तो बनानी पीपीटीज नहीं होती, बिकॉज मैं और रोज थोड़ी थोड़ी पीपीटीज बनाता हूं, ठीक है, एक दो करके। जो अभी 2-3 दिन पहले कुछ हुआ होगा, डीप ओशन मिशन में ऑलरेडी करा चुका, ठीक है। सिद्धांत, डीप ओशन मिशन किया है कि नहीं हमने? वो सबमर्सिबल व्हीकल था, फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ओके। हाँ, मतलब मैंने कवर किया होना चाहिए बस टॉपिक। हाँ, तो स्वयं आया ऑलरेडी कवर्ड इट, पुराने लेक्चर्स देख लो, ओके। डीप ओशन मिशन की बात कर रहा हूं मैं, पढ़ा चुका हूं मैं वो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नाउ नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमें अचीव करने हैं 2030 तक। So to measure progress every year, in 2018, Niti Aayog came with an index which is called Sustainable Developmental Goal Index. उसका थर्ड एडिशन 2021 में आया। देखते हैं क्या कहता है वो। Recently, third edition of SDG was released by Niti Aayog. Now the important thing to remember is कि एसडीजी गोल्स कितने हैं? 17, लेकिन इसमें कितने मेजर किए जाते हैं नीति आयोग के इंडेक्स में? ओनली 16, ओके। एंड इट इज डन फॉर एवरी स्टेट एंड एवरी यूनियन टेरिटरी। अ स्कोर रेंज इज गिवन बिटवीन 0 to 100, ठीक है। हायर द स्कोर, बेटर यू आर एट परफॉर्मिंग, ठीक है। 4 कैटेगरी में आपको दिया जाता है। एस्पिरेंट, आपने वो सीजन देखी होगी, सीरीज देखी है ना एस्पिरेंट आप सबने, ठीक है। वेरी गुड गाइस, ठीक है। एस्पिरेंट, फिर परफॉर्मर है, फिर फ्रंट रनर है और अचीवर है, ठीक है। लिख लो, पहले इतना लिख लो। पता चला व्हाई एसडीजी इज इंपॉर्टेंट नाउ गाइस। अमिताभ बच्चन नहीं है, अमिताभ कांत है, सीईओ, ठीक है। नीति आयोग भी मैंने थोड़े टाइम पहले ही डिटेल में पढ़ाया था। टीम इंडिया में कौन कौन है? प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन, वाइस चेयरमैन राजीव कुमार, देन द सीईओ, ठीक है। मीटिंग में कौन कौन होता है?
every new student and even the old students, if you have time then you should definitely watch old lectures. ठीक है, अगर नोट्स बना दिए तो वीडियो मत देखना. लेट मी बी वेरी क्लियर, नोट्स बनाइए अच्छे से तो वीडियो मत देखना, पढ़ लेना फटाफट. ओके गाइस, लिख लिया? ठीक है, चलो आगे चलेंगे. ओके, so the report says that country's overall SDG score has improved by 6 point. ठीक है, 2019 में कितना था? 60. तो 2021 में कितना आया? 66. ठीक है. Currently there are no states in the aspirant and achiever category. ठीक है, एस्पिरेंट और अचीवर कैटेगरी में कोई नहीं है. ठीक है, फ्रंट रनर और आगे ही है. ठीक है, केरला retained its position at the top of the ranking. ठीक है, in the third edition. मतलब in all the 3 edition, who was the first? Kerala with a score of 75, followed by Tamil Nadu and Himachal Pradesh. ठीक है, और पिच्छू से कौन आता है? पिच्छू मैंने बोला है ना, यूपी बिहार में अक्कड़ मक्कड़ करके लिख देना, बहुत कंफ्यूजन होती है. ठीक है, बिहार सबसे लास्ट था, फॉलोड बाय झारखंड एंड असम. ठीक है, क्लियर गाइस? आई होप देयर इज नो डाउट इन दिस. हाँ, केरला में क्या है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं, इसके लिए तो कुछ तो फर्क होगा ना. Even you see Tamil Nadu for an example. Okay, number of factor works, there is no doubt in that, but one of the important factor is also the educational levels. Okay, भाई राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कौन से आर्टिकल में मेंशन है? (25) 25. ठीक है, आर्टिकल 25 गाइस, पता होना चाहिए, चर्चा में है वो आर्टिकल. अभी सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलेगा तब पढ़ेंगे. ठीक है, चलो आगे चले. एवरीबडी डन विद दिस? ओके, लेट्स गो. देखो, पोषण अभियान के बारे में आपको पता होगा गाइस. पता है? वेरी गुड. सितंबर का पूरा महीना हम सेलिब्रेट करते हैं पोषण मंथ, गुजराती और हिंदी में कहते हैं पोषण महीना. ठीक है, दिस ईयर Poshan 2.0 was inaugurated. Under this 2.0 program, the 115 aspirational district. Please write down what an aspirational district. Aspirational district are one of the most, I would say, backward districts of our country.
तो उन्हें ऐसा बैकवर्ड शब्द बुरा ना लगे, इसके लिए भी केम अप विद अ टर्म कॉल्ड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट. अंडरस्टूड? There are 115 districts of India which are doing very poor on health parameters, education parameters and all other parameters. So, यहां पे ही ज्यादा होगी poverty, hunger and malnutrition. Am I right or wrong? Comparatively. Okay? So what the government said that we should establish Poshan Vatika. Vatika मतलब garden. Poshan means nutrition. So basically in this district, we should grow vegetables and fruits so that it can supplement the dietary requirements of the children and women in that region. Am I clear what is the objective of this particular mission? Poshan 2.0. Okay. What is Poshan Vatika? What are aspirational districts? Now let us understand National Nutrition Mission which is called Poshan Abhiyan. एक हिंदी नाम है, एक इंग्लिश नाम है. It was launched on International Women's Day 8 मार्च 2018. हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ठीक है. What this mission is aiming to achieve? It wants to achieve to reduce stunting, undernutrition and anemia among young children, women and adolescent girls and reduce low birth weight by 2%, 2%, 3% and 2% respectively. ठीक है, मतलब stunting घटाएंगे 2%, we will reduce undernutrition by 2%, we will reduce anemia by 3% and low birth weight by 2%. Am I clear guys? What are the objectives? अभी इसके बारे में कुछ भी आएगा, यू विल बी एबल टू आंसर इट. क्लियर गाइस? खाना खाने से न्यूट्रिशन मिले वो जरूरी नहीं है, ठीक है गाइस. रिमेंबर दिस, वी हैव टू थिंक दिस दैट इंडिया इज द लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसिंग नेशन इन द वर्ल्ड, बट वी हैव द हाईएस्ट पीपल हु आर malnourished इन द वर्ल्ड. आई होप आपको ये पता हो. Everybody. Given the liability implications, you should go to the hospital in order to head off any questions about your fitness to drive. लिख लिया. Workup. You weren't impaired. Yeah, I'll do that. Thanks. I'm so sorry, Tim. Follow our shop back to the garage. Transfer our gear to a new one and pick them at the hospital. Okay, guys. Okay. Okay, what was the reason for which USA declared war on Iraq? Any idea? 2003 में why USA invaded Iraq? हाँ, क्योंकि हमारे बुश भाई ने बोला हमको कि उनके पास केमिकल वेपन्स है, बायोलॉजिकल वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स है. सद्दाम हुसैन वॉज लाइक, अरे मेरे पास ऑयल के अलावा और कुछ नहीं है, ये तो क्या बोल रहा है, अलग अलग बात है, ठीक है. फिर पूरा इराक जलाने के बाद पता चला कि इनके पास तो कुछ नहीं है, ठीक है.
तो अभी ऐसा उनसे इंस्पायर्ड होके सेम रशिया भी ट्रिक यूज कर रहा है। तो रशिया क्या कहता है दैट यूक्रेन हैज केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स विच आर स्पॉन्सर्ड बाय यूएसए, सो हमको खतरा है तो हम लोग इन्वेड करेंगे, ठीक है। दैट इज द स्टोरी। सो वी हैव टू नो सम बेसिक इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स रिगार्डिंग दिस, ठीक है, केमिकल वेपन्स एंड बायोलॉजिकल वेपन्स, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बट स्टोरी हमेशा ये चलती रहती है गाइस, ठीक है। लेकिन अमेरिका का क्या है कि अगर रशिया ने अटैक किया तो उसको आईसीजे में ले जाओ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। खुद ने किया उसका कुछ नहीं, ठीक है। सो लेट अस सी क्या है ये ट्रीटी, क्या कहती है ये ट्रीटी। एग्जैक्टली, यूएसए इज जस्ट लाइक दैट सिद्धांत, ठीक है। वॉर, दे हैव कमिटेड थाउजेंड्स ऑफ वॉर क्राइम्स मोर देन रशिया, उसका कुछ बात नहीं करने का, ठीक है। चलो, रिसेंटली द यूएस सेड दैट रशिया कुड बी प्लानिंग अ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन अटैक इन यूक्रेन, ठीक है। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज केमिकल्स वेपन कन्वेंशन, CWC, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। ये है क्या? इट इज अ मल्टीलेटरल ट्रीटी। मल्टीलेटरल ट्रीटी मतलब बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर इस ट्रीटी को साइन किया है टू बैन केमिकल वेपन्स, ठीक है, ड्यूरिंग सम सर्टेन टाइम पीरियड। नेगोशिएशन कब शुरू हुआ फॉर CWC? इट स्टार्टेड इन 1980 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, ठीक है। A draft was prepared after 12 years in 1992. It was open for signature in 1993. And it was enforced legally in 1997. ठीक है? Remember this. Am I clear? What is the objective of CWC, Chemical Weapon Convention, and how it came into the force or it came into the being? ठीक है? Now, to make sure that the provision of CWC are implemented by the member countries in a proper way, an organization was created which is called as Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW, Organization for the Prohibition of Chemical Weapons. It was established in 1997 to enforce the provisions of CWC. पता चल गया इतना गाइस? एवरीबडी, वेरी इजी। देयर वाज अ CWC, इट वाज इफेक्टिव फ्रॉम 1997, नेगोशिएशन स्टार्टेड इन 1980 और उसको इंप्लीमेंट अच्छे से करने के लिए क्या बनाया गया? OPCW। लिख लो। Okay guys, everybody, लिख लिया? Like go ahead. Okay. This is with respect to India. India is a member of that CWC. India is a member of CWC. So to enforce the provision of CWC, India passed a law in 2000, Chemicals Weapon Convention Act, to implement the
कन्वेंशन, ठीक है. अंडर दिस एक्ट we also India also established a national authority for chemical weapon convention. कब? In 2005. It serves as a liaison between Indian government and the international OPCW. OPCW तो आपको पता है क्या है, क्यों बना. Am I clear guys? लिख लो. India is a member of that convention. Remember this. Done guys? Everybody? Okay. कोई डाउट नहीं है ना अभी तक? सिंपल ही है. इसने ये बनाया, इसने ये बनाया, तब बनाया, क्यों बनाया, ठीक है. Okay. Now some little information about biological weapon. Chemical weapon, chemicals are used to kill people. Biological weapons, कयामत पिक्चर देखा है ना आपने, अजय देवगन वाला, वो बायोलॉजिकल वेपन है. किसने देखा है कयामत पिक्चर? पिक्चर भी नहीं देखते आप लोग. तो निकोलस केज और शॉन कॉनरी वाला देखा है, एल्काट्रास इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यार वो तो अच्छा पिक्चर है यार. वो कयामत उस मूवी का कॉपी है, ठीक है. देखना आप लोग बाद में, मजा आएगी. ओरिजिनल देखना, निकोलस केज और शॉन कॉनरी का, ठीक है. लेट्स गो अहेड. Biological weapon. When you use microbial agent such as bacteria, virus and fungi to destroy or to kill humans, it is called biological weapon. The 1925 Geneva Protocol banned the use of biological weapon in war. ठीक है. In war you cannot use biological weapon. India has already ratified Geneva Convention in 1950. Subsequently, one more treaty, which is the Biological and Toxin Weapon Convention, it was entered in force in 1975. India has also ratified this in 1974. ठीक है, लिख लो. Simple. थक गए, बोर हो गए? कितने लोग थक गए? तो ठीक है. एक घंटा हो जाता है ना, इसलिए मेरे को लगता है कि आपका सब खत्म हो गया एनर्जी, ठीक है. इसलिए मैं पूछता हूँ एक घंटे के बाद. Okay guys, done with this. Should I go ahead? Everybody. ठीक, चलो. कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव. रिसेंटली हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर he went for a 5th कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव एट मालदीव्स. क्या है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव? The 5th meeting was established at Maldives. India was represented by our national security advisor. So let us understand what is this Colombo Security Conclave. It is a regional security group initially formed in 2011
as a trilateral Indian Ocean Maritime Security Group consisting of India, Sri Lanka, and the Maldives. Guys, all of these three nations are situated in the Indian Ocean. मैप से आपको याद कर सकते हो कहां पे है लोकेशन. इंडिया बीच में है, मालदीव्स इज ऑन द लेफ्ट, श्रीलंका इज इन द राइट ऑफ द इंडियन ओशन. ठीक है, तो इट इज अ रीजनल ग्रुप. It was revived again in 2021 and the conclave has expanded its membership as well as its scope. Membership में members कौन कौन है? India, Sri Lanka, Maldives, and there is one more country. Anybody with an idea? Okay. Take members and observers as homework for you guys. आपसे भी थोड़ा काम करवाते हैं. ठीक है, 4 मेंबर्स है, 3 के नाम मैंने बता दिए हैं. एक मेंबर का नाम ढूंढ लेना और 2 ऑब्जर्वर्स हैं उनका नाम भी ढूंढ लेना. नेक्स्ट टाइम बताना. सिद्धांत सही है, लेकिन लेट अदर पीपल ऑल्सो ट्राई एंड फाइंड आउट. ठीक है, गुड. एम क्या है? What is the aim of the Colombo Security Conclave? To create a platform for closer cooperation in maritime security and addresses the challenges such as narco trafficking. Pablo Escobar जैसा कोई इंडिया में ना आ जाए, या मिहेल जैसा. ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पायरेसी, टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म. ठीक है, पिलर्स ऑफ कोऑपरेशन. You can see in the aim there are 4 pillars of cooperation, but recently a new area of cooperation has been expanded, which is called the humanitarian assistance and disaster relief. ठीक है, लिख लो. Yes, Anmol, you are also correct. वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट होता है ना गाइस, वो मुझे लगा था आप सबको पता होगा. इट इज रिलेटेड विथ सोवियत रिवॉल्यूशन. ठीक है, उस जमाने की बात चल रही है. अब पढ़ना, इट इज इंटरेस्टिंग टू नो, वरना मैं अभी स्टोरी बता दूंगा क्या मतलब. ठीक है, मैं तो शुरू हो जाऊंगा, लेकिन वो आप खुद जानो, आपको मजा आएगा. इसके लिए अभी हिंट दे दिया है. ओके गाइस, हो गया. शुड आई गो एड? ओके, नाउ लेट्स गो. ओके, it is related with the security architecture, maritime security of India only. The next news. ठीक है, national security advisor look after the overall security, but for the maritime perspective, from the perspective of the coast, a good position has been created by the Indian government, which is called as National Maritime Security Coordinator. Guys, you have to understood that we have a coast of 7,500 kilometers. Can you imagine 7,500 kilometers? So it is extremely important for the security point of view. ठीक है? So for that reason, National Maritime Security Council, the first time has been appointed. Who is appointed? Vice Admiral G. Ashok Kumar. ठीक है? What he will do? He will try to work with multiple stakeholders which are associated with coast of India. Am I clear? Abhi tak? What is the job of the National Maritime Security Coordinator? He will coordinate with all the people who have interest in the coast or in the sea. He has been appointed within the National Security Council Secretariat. नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, उसका जो सेक्रेटेरिएट है, उसके अंदर ही विल वर्क
अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल. ठीक है. NMSC is the second to the military advisor post that was created to bring inputs related to military matters. ठीक है. He will be a second. This is one of a second post after military advisor that has been created. The National Security Council Secretariat is headed by National Security Advisor Ajit Doval. Is also the secretary to the APEX, National Security Council, which is headed by Prime Minister. Mark this important word, NSC, National Security Council को head कौन करता है? Prime Minister. लेकिन National Security Council for Council Secretary कौन head करता है? National Security Advisor. Am I clear, guys? I hope आपके doubts ना हो दोनों पोस्ट को लेके. ठीक है. Go ahead, write it down. Yes, Rishit. Pritzker prize is very important here. ठीक है. Next time पढ़ेंगे. लिख लिया गाइस? भाई मतलब कोई कुछ भी कहे, पता नहीं यार वहां पे क्या होता है. दिस मैटर्स होम, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट. ठीक है. Okay guys, should I go ahead? ठीक है. Let's go. This is the same thing, the things that I talked about, coordinating between all the agencies, जैसे कोस्ट गार्ड हो गया, फिशिंग कम्युनिटी हो गई, स्टेट मरीन पुलिस हो गई. He will be coordinating with all of these people. Okay. He will make sure to needs of blue economy. Blue economy means generating revenue from the oceans. ठीक है. He will also be working for that. He will look into the maritime security perspective also. Okay guys, I am going ahead. इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात कर ली है. ठीक है. चलो. Financial Action Task Force, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन. इंडियंस को ज्यादा पसंद आती है बिकॉज ये हर बार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखती है. ठीक है. सो हमको थोड़ा मजा आता है. ओके. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, व्हाई इट वाज क्रिएटेड? इट वाज क्रिएटेड बाय OECD कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टू स्टॉप मनी लॉन्ड्रिंग. सबसे पहले the focus of FATF was just to stop money laundering. But after 1989, they also included terror financing. Am I clear? What is FATF? It was organized by OECD countries. ठीक है. चलो देखते हैं. ब्रीफ दे दिया है, डिटेल में देखते हैं. It is an intergovernmental body established in 1989 during the G7 summit.
माई बैड, OECD में इसका हेडक्वार्टर है गाइस, आई एम सो सॉरी, इट वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द G7 समिट, माई बैड। OECD में उसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है इन पेरिस, ठीक है। It assesses the strength of the country's anti-money laundering and anti-terror financing framework. Means they check that if this country is actually trying to prevent money laundering and terror financing. They also help countries to make their laws more effective to stop money laundering and terror financing. Okay, am I clear, guys? When it is formed, what are the objectives? Okay, currently FATF has 39 members, including 2 regional organizations called European Commission and Gulf Cooperation Council. India is also a member of FATF. Clear, guys? FATF is very important. I think पिछले साल या उसके पहले के साल में पूछा था, याद नहीं आ रहा मुझे। Okay, guys, लिख लिया? Okay, now this FATF, they release 2 type of list. एक लिस्ट का कहते हैं ग्रे लिस्ट और एक लिस्ट आता है ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में वो कंट्रीज आती है, द कंट्रीज विच एक्ट एज अ सेफ हेवन फॉर मनी लॉन्डरिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। पता चला ग्रे लिस्ट में कौन आता है? जहां पे आराम से आप MLTF कर सकते हो, मनी लॉन्डरिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। एंड ब्लैकलिस्ट कंट्रीज आर दोस कंट्रीज विच एक्चुअली प्रमोट्स मनी लॉन्डरिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। पता चला? सो पाकिस्तान को वापस से डाला गया है इन द ग्रे लिस्ट along with UAE, United Arab Emirates. देखो, FATF has retained Pakistan on grey list or increased monitoring list. FATF included UAE this time in their review. There are total 17 countries on March 2022 which are on the grey list. Zimbabwe को बाहर निकाल दिया गया because they made sure that their laws are comprehensive with the existing requirement of FATF. ठीक है? पाकिस्तान का सिचुएशन क्या है guys? That FATF told them to follow 27 rules, to implement 27 rules, but Pakistan only implemented 26 of them. So even though they are not implementing one rule, FATF have retained them in the grey list. पता चला? Can you tell me what are the drawbacks if you are included in the grey list or black list? सिद्धांत, एनी आइडिया? FATF के बारे में तो काफी आता रहता है। यस, वेरी गुड ऋषित। इकोनॉमिक रिपरक्यूशंस, हैम्पर कंट्रीज इकोनॉमी एंड रेपुटेशन, नॉट गेटिंग लोन्स, ट्रेडिंग एक्टिविटीज आर डिसरप्टेड। वेरी गुड गाइस, ऑल ऑफ दिस, your image takes a dent, your economy takes a dent, you cannot borrow much from multilateral institutions, you will face harsh penalties, or I would say harsh condition to get loans from multilateral institutions, World Bank, IMF,
यस यस, ओके, नॉट गेटिंग लोन्स, वेरी गुड गाइस। आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं स्पेशली इन क्लैट, दैट व्हाट आर, इससे क्या होगा, इससे क्या नहीं होगा, ठीक है। फाइंड द इनकरेक्ट वन, फाइंड द करेक्ट वन। सो इफ यू नो द न्यूज इन टोटलिटी, सो यू कैन आंसर दोस थिंग्स, ठीक है। The headquarter of FATF is in OECD. Please write down. The headquarter of FATF is in Paris. OECD के हेडक्वार्टर में ही FATF का हेडक्वार्टर है। Am I clear, guys? Okay, guys, should I go ahead? ओके ओके, आप सबने कवच के बारे में कुछ सुना या पढ़ा इन रिसेंटली? व्हाट इज कवच? आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड, अमेजिंग अमेजिंग जॉब। क्या है कवच, क्या है गाइस? एनी आइडिया? यस अनमोल, वेरी गुड वेरी गुड। बस एक को ही पता है और किसी को नहीं पता कवच के बारे में गाइस। कम ऑन, रिस्पॉन्ड इफ एनीवन नोज। ओके सिद्धांत, वेरी गुड वेरी गुड। शैलराज, very good. Kavach is basically devised by Indian Railway and Indian scientists to prevent two trains from colliding. दो ट्रेन एक ही पटरी पे सामने सामने आ जाए तो क्या करेंगे? So to prevent that, Kavach has been developed. Kavach, automatic train protection system. The Kavach system was announced in 2022 Union Budget as a part of Atmanirbhar Bharat initiative. मैंने कहा है मेक इन इंडिया, आत्म भारत और आजादी का अमृत महोत्सव, ये तीन चीजों को आप हर जगह जोड़ देना, वो सही ही होगा। Am I clear guys? आपको कोई भी क्वेश्चन के अंदर पूछे क्या है मेक इन इंडिया में है, हाँ बोल दो, आत्मनिर्भर भारत में है, हाँ बोल दो, ठीक है। Around 2,000 kilometers of rail network is planned to be bought under the indigenous system. The most important thing here is to remember that this system has been developed indigenously to enable safety and capacity augmentation in 2020 and 2023. लिख लो, इसके बाद थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इसको आगे, पहले इतना लिख लो। वंदे भारत के बारे में कुछ जानना इतना जरूरी नहीं है। वंदे भारत मतलब क्या उसमें पढ़ाऊं? यू टेल मी, व्हाट कैन बी लर्न एंड अंडरस्टूड फ्रॉम वंदे भारत? देखो गाइस, लेट अस अंडरस्टैंड, अगर आप मिशन गंगा में क्या पढ़ोगे, थिंक अबाउट द क्वेश्चंस दैट कैन बी फ्रेम्ड। आपको क्या हर एक फ्लाइट का नंबर पूछेंगे? ज्यादा से ज्यादा वो तीन भाई लोग कहाँ पे गए थे वो पूछ लेंगे कि भाई सिंधिया जी कहाँ पे गए, रोमेनिया गए, वो दूसरा वाला किधर गया, तीसरा वाला किधर गया, ऐसा पूछेंगे। ट्राई टू थिंक, तो आपको पता चलेगा कि ये न्यूज कैसे पढ़ी जाए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखो, तो एटलीस्ट आप एक मतलब यू वुड स्टडी इन अ फ्रेमवर्क एटलीस्ट रेदर देन रीडिंग एवरीथिंग। अंडरस्टूड?
यस तो अरे गाइस, तो मिशन गंगा के बारे में हमने बात तो कर ली है. दैट मिशन गंगा इज डीलिंग विथ व्हाट? ब्रिंगिंग बैक इंडियन नेशनल्स फ्रॉम यूक्रेन. मैं अभी क्या कह रहा हूँ, कोई स्टूडेंट्स मुझे ऐसा कह रहे हैं कि मिशन गंगा के बारे में पढ़ाओ. तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मिशन गंगा ऐसा है ही नहीं कि मैं उसके बारे में 2-3 मिनट बात कर सकूं. अंडरस्टूड? मिशन गंगा के बारे में मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि इट्स अ मिशन which was launched by the Indian government to bring. Yes, exactly. It can be one of the question. It cannot be a whole question in itself. पता चला? आई होप जो क्लैट पढ़ रहे हैं, मतलब क्लैट के बारे में बात कर रहा हूं, आपको मिशन गंगा के ऊपर ही पूरा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा है ही नहीं इसमें कुछ पूछने जैसा. पायलट का नाम थोड़ी पूछेंगे, कितनी फ्लाइट्स लेके आए, पहली राउंड में कितने को लेके आए, दूसरे राउंड में कितने को लेके आए, ठीक है? नहीं होगा ऐसा. और चलो मान लो हो भी गया, तो आपको क्या लगता है ऐसे नंबर्स, ऐसी ट्रिवियल इंफॉर्मेशन कितने लोगों की याद रहेगी? ठीक है, ऑफ कोर्स दे कैन आस्क अबाउट अदर मिशंस, लेकिन क्या मैंने आपको नहीं पढ़ाया है कि हमने अफगानिस्तान में से जो नेशनल्स हम लेके आए थे, उसका मिशन का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट मिशन? देवी शक्ति. पूछ लेने दो उनको ऐसा कुछ भी. ठीक है, हाँ शेलराज पूछ सकते हैं, मुझे तो नहीं लगता. देखो लेकिन अभी मैं, आप ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, व्हेन यू आस्क एनी वन ऑफ यू आस्क मी के सर क्या ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं? गाइस, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स की एग्जामिनेशन हो तो आपको नहीं लगता कि जितने भी पेपर्स है उसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं? बिकॉज इट इज करंट अफेयर्स. अगर मैं आपको यहाँ पे नाम बोल दूं कि नहीं ये नहीं पूछ सकते हैं, अगर वो पूछ लिया यू विल किल मी. बट ट्राई टू हैव अ फ्रेमवर्क. अब पूरा दिन तो करंट अफेयर्स नहीं पढ़ सकते हैं ना. वो क्या होता है, हिट टारगेट होता है कि मैं इतना पढ़ूंगा तो मैं इसमें से इतने क्वेश्चंस कर लूंगा. आई होप आपको समझ आ रहा है ये मेरी बात, ठीक है? वरना करंट अफेयर्स तो पूरा दिन बैठ के पढ़ोगे ना तब भी कम पढ़ेंगे, आप हो या मैं हूं, कोई भी हो. बट वी कैन नॉट डोनेट एवरी सेकंड ऑफ अवर टाइम टू दिस प्रिपेयरिंग वन सेगमेंट. यू हैव टू मेक श्योर दैट यू कुड डू वेल इन मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग. मैथ्स का आंसर एक ही आएगा और पता है क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं. लॉजिकल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन यही आने वाला है, तो पता होना चाहिए कि वो कैसे करना है. पता चला? रेदर देन जस्ट रनिंग आफ्टर वन थिंग. ठीक है, तो बी स्मार्ट इन योर प्रिपरेशन, अप्लाई थॉट बिफोर प्रिपेयरिंग एनीथिंग. ठीक है, चलो लेट्स गो इट. क्या है इसमें इतना स्पेशल, क्या है? इट इज इंडियाज ओन ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम which is in the development since 2012. हम सिर्फ 2012 से बनाने की कोशिश कर रहे हैं under the name TCAS, Train Collision Avoidance System, which is also known as Kavach or Armor. It works on the radio frequency ID device, RFID. RFID आप लोग भी हमेशा यूज करते हो. आपने वो फास्टैग लगाया है ना आपकी गाड़ी में, फास्टैग, वो भी RFID के ऊपर ही चलता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर. ठीक है, कवच इंक्लूड्स द की एलिमेंट्स फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग and tried and tested systems like the European Train Protection and Warning System and the indigenous anti-collision device. ठीक है, and future में we will be getting features of high-tech European train control systems level 2. ठीक है, मतलब we will be trying to match the European standards on level 2 in future. Am I clear, guys? लिख लो.
Okay, guys. हो गया? ओके, ये जस्ट आपको देखने के लिए रखा है हाउ इट विल वर्क. ठीक है, दिस इज हाउ रेडियो फ्रीक्वेंसी वर्क्स. ठीक है, okay guys, then we are done for the day. Thank you so much. See you next weekend. ठीक है. Okay guys, bye bye.